एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये टॉपिक होने वाला है आपका एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी 8th क्लास है। 7th क्लास आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ओके, यहाँ आपके क्वेश्चंस हैं जीके जीएस से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में 25 पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड। ओके, एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो उसमें आपका जो क्वेश्चन है टायर 1, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है एंड 25 क्वेश्चंस उसमें आपके सामान्य ज्ञान के आते हैं, यानी जनरल नॉलेज के, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। लेकिन इन सीरीज़ के क्वेश्चंस में आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के नहीं लिए जा रहे, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। ओके, सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट एनी डिले चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है 2024 के एग्ज़ाम में। ओके, घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर तथा फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है कि क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में आपको कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ऊर्ध्वपातक, आंशिक क्रिस्टलीकरण, एजियोट्रॉपिक आशवन या फिर डिफ्लेगमेशन। घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि को आंशिक क्रिस्टलीकरण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? ओके, 1988, 1975, 1973 या फिर 1980? भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार वर्ष 1988 में ओलंपिक में भाग लिया था। ओके, एंड ये आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे जो सियोल में संपन्न हुए थे, आयोजित हुए थे। ओके, दक्षिण कोरिया में, राइट। यहाँ पर पहली बार भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, परफॉर्म किया था वहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र क्या है? समान रूप से लोचदार, कम लोचदार, असीम रूप से लोचदार या फिर अधिक लोचदार? यहाँ पर ऑप्शन जो है कम लोचदार वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सोचा है करेक्ट आंसर, एज अ करेक्ट आंसर, तब आपका ये ऑप्शन सही है। ओके, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेड्डा किस देश के पारंपरिक वनवासी हैं जो भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे और सघन जंगलों में, गुफाओं में घनिष्ठ समूहों में रहते थे? वेड्डा भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नेपाल, कहाँ से ये जो जनजाति है, वनवासी हैं, ये बिलोंग करते हैं? वेड्डा श्रीलंका के मूल निवासी हैं। ओके, एंड भोजन की तलाश में ये शिकार करने के
एक घनिष्ठ समूहों में रहते हैं और शिकार करते हैं बेसिकली। ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस आपको 4 दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि IFAB द्वारा कितना जो है वो अनुमोदित किया गया है फुटबॉल की परिधि। तो यहाँ पर आपको फुटबॉल की परिधि बतानी है जो IFAB द्वारा बताई गई है, अनुमोदित की गई है। परिधि यानी आपका सर्कमफ्रेंस। ओके, सो यहाँ पर जो है 68 to 70 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो मेजरमेंट है ये दुनिया भर में इसको जो भी फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसमें एक रूपता प्रदान की गई है। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ICTE भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता को किस प्रकार बढ़ा सकता है। ICTE भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता को किस प्रकार बढ़ा सकता है। भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाना, भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता को कम करना, मैनुअल रिकॉर्ड अद्यतन और संशोधन की सुविधा प्रदान करना, या फिर भूमि लेन देन पर सख्त नियम लागू करना। ICTE भूमि अभिलेखों की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला, भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाना। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति 1956 से संबंधित नहीं है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। ओके, नाइनटीन 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधार बना था। ओके, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी और इसके जो उद्देश्य थे, एम थे, वो अलग अलग थे। राइट, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। पुरंदरदास, विद्यारण्य, थिरुनल राम वर्मा, या फिर विश्वनाथ अय्यर। सो पुरंदरदास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शन है आपका मंडो, पंडवानी, डांडिया, या फिर आल्हा। ओके, लोक संगीत की बात हो रही है, यहाँ पर आपको बताना है। सो डांडिया आपका गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के उत्सव में मनाया जाता है। ओके, आल्हा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, महोबा और उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। ओके, जो आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन करता है। इस तरीके से ये आल्हा हो गया आपका। नेक्स्ट आया है आपका मंडो। मंडो आपका गोवा का एक संगीत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पंडवानी। तो पंडवानी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें ये, वहाँ पर ये लोक संगीत की यहाँ पर परंपरा है। वहाँ पर इसे भीम की वीरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो ये वहाँ का लोक संगीत है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परितः वलय नहीं है? अरुण ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह या फिर बुध? यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न या फिर मर्क्यूरी? जिसमें रिंग्स नहीं है ऐसा आपको बताना है। ओके, तो सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के चारों तरफ भी आपका जो चमकदार रिंग्स पाई जाती हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर के पास भी थोड़े डिम से धुंधले से छल्ले पाए जाते हैं। ओके, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, इसके पास भी अलग अलग टाइप के रिंग्स हैं। लेकिन अगर हम मरकरी को देखें यानी बुध को, तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसके आसपास कोई वलय नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस में है उनके पास रिंग्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अपने धन का निकास ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से खाली कर रहा है? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने कहा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम है, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि भारत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जा रहा है। एंड ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राजनीतिक नेता, शिक्षक और एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को इस तरीके से संरेखित या अलाइन करता है, अलाइन करने की अनुमति देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बताना आप सभी को। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, बॉटम अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन में दिया आपको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 169 या फिर आर्टिकल 21। आपको बताना है कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। बात करें भारत का संविधान, जो आपसे 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती हैं कि लागू कब हुआ और अपनाया कब गया, तो इसमें 2 डेट आती हैं आपकी। पहली है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया एंड 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ओके, सो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है 21, आर्टिकल 21 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? आपको ये चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर चोल साम्राज्य के दौरान जो ब्राह्मणों को दी जाती थी वो भूमि, उसको ब्रह्मादेय के नाम से प्रयोग किया जाता था। ओके, ब्रह्मादेय यानी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि का अनुदान। ओके, ये अनुदान पर, ये जो अनुदान होता था ये कर मुक्त होता था और ब्राह्मणों को बसने
और वहाँ पर कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो आपको दिया गया है शाल भोग। साल भोग जो होता था वो विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि होती थी। ओके, यानी विद्यालयों की देखरेख के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है तिरुनम तुक्कानी। तो ये आपका मंदिरों में उपहार में दी गई भूमि होती थी, यानी मंदिरों को गिफ्ट की गई भूमि, गिफ्ट की गई, उपहार में दी गई भूमि। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है वेल्लन वगई। वेल्लन वगई जो है ये आपका गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि होती थी, यानी वे किसान जो ब्राह्मण नहीं होते थे। ओके, गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। राइट, सो ये रहे सारे ऑप्शंस, और आपसे जो प्रश्न पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: सांस्कृतिक और शैक्षिक उपचार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सो परमादेश रिट ये एक मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे उसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, एंड ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसे एक मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, आर्टिकल 32। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा जाता है, माना जाता है। ओके, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन ये आपका जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। राइट, आपको बताना है कि किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है: कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, या फिर मराठी। ओके, सो पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है तेलुगु को। तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है। राइट, सो बढ़ते हैं अब अपने वीडियो के एंड की ओर। ओके, सो यहाँ फिनिश हो जाते हैं आपके ये एसएससी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।